नमस्कार दोस्तों, जियोपॉल आईएएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अभिनव श्रीवास्तव आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारी आपकी बातचीत मॉडर्न हिस्ट्री के अगले सेगमेंट में होने वाली है, यानी कि अभी हम लोगों ने बंगाल पर अंग्रेजों के नियंत्रण और किस तरह से उन्होंने भारत में अपनी विशेषता का विस्तार किया और उसके रास्ते में आने वाली सभी समस्याओं का चरणबद्ध तरीके से और एक स्ट्रेटजिक यानी कि बेहतरीन रणनीति का इस्तेमाल करके, अब चाहे उसे हम साम दाम दंड भेद किसी का भी नाम दे दें, लेकिन मूल उद्देश्य है कि परिणाम क्या रहा उसका। दोस्तों, भारत में फूट डालो और राज करो की नीति का इस्तेमाल सबसे अधिक सफलता के साथ अगर किसी ने किया तो वो अंग्रेजों द्वारा किया। और उनकी इस राजनीति का, इनके इस स्ट्रेटजी का जो शिकार हुए, उनकी अगर बात की जाए तो उसमें सभी प्रकार के जो भारत में राजवंश थे, खासकर जो क्षेत्रीय राजवंश थे, चाहे वो मराठा हों, चाहे वो बंगाली हों, चाहे वो मैसूर की बात करें या फिर बात की जाए सिखों की, सभी ने कभी न कभी अंग्रेजों की इस रणनीति के आगे अपने हथियार डाल दिए, या यूं कहा जाए कि उन्हें अपने हथियार डालने पड़े। दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने मॉडर्न हिस्ट्री में जो चीजें पढ़ी हैं, उसमें एक और कड़ी आज मैं ऐड करना चाहूंगा, और उस एक कड़ी का नाम है सिख। है ना? इस पर हमारी आपकी अभी कोई बात नहीं हुई है सिखों के बारे में। लेकिन दोस्तों, जब भी भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार की बात होगी, या फिर भारत में बहुत सारे ऐसी घटनाओं का भी मैं नाम ले सकता हूं, जैसे कि अगर बात की जाए तो राजा रणजीत सिंह का नाम आपने सुना होगा। राजा रणजीत सिंह, जो कि सुकरचकिया मिसल से आते हैं, उनकी बात अगर हो रही है तो फिर निश्चित तौर पर उनके कार्यकाल में या उनके शासनकाल के दौरान एशिया की सेकंड लार्जेस्ट आर्मी उनके पास मौजूद थी। बावजूद इसके, वो अंग्रेजों के जो भी उनके तरीके रहे, जो भी अपने साम्राज्य विस्तार के लिए उन्होंने उपाय अपनाए, इसका कभी भी प्रभावी ढंग से रणजीत सिंह विरोध नहीं कर पाए। और अगर वो ये नहीं कर पाए तो इसके पीछे के अगर कारण तलाशे जाएं तो दोस्तों, इसके कारणों में वैयक्तिक कारण भी हैं, यानी कि पर्सनल रीजंस भी हैं। महाराजा रणजीत सिंह के, खासकर उनका अपना व्यक्तित्व और नशे की उनकी लत, इसका भी जिक्र करना होता है। या फिर उस समय जो अंग्रेज अधिकारी मौजूद रहे भारत में, उनके साथ जो समझौते उन्होंने किए महाराजा रणजीत सिंह ने, इन समझौतों की वजह से वो चाह कर भी अपनी सेना का इस्तेमाल, अपनी सैन्य क्षमताओं का इस्तेमाल कभी भी ब्रिटिश सरकार और ब्रिटिश नीतियों के प्रतिकार या उसके विरोध के लिए नहीं कर। अब इसे चाहे उनकी कमी कहा जाए या फिर अंग्रेजों की रणनीति की कुशलता कहा जाए, दोनों ही बातें हो सकती। लेकिन जो सवाल है वो ये है कि मराठा की तरह ऐसा नहीं था कि जो सिख थे शुरू से ही कोई लड़ाका प्रजाति रही हुई। शुरू से ही उन्होंने भारतीय राजनीति में अपने आप को मुगलों का विकल्प बनाने की कभी कोशिश की हो, ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता, जैसा कि मराठों के साथ एक धार्मिक संगठन से शुरुआत हुई थी सिखों की। हम लोग बात कर सकते हैं गुरु नानक के बारे में। दोस्तों, आपको पता है कि 1469 में तलवंडी नामक गांव में जन्मे गुरु नानक, कैसे उन्होंने इस धर्म को इस्लाम और हिंदुत्व दोनों के मिले जुले सिद्धांतों के आधार पर निर्मित किया। लेकिन जब ये परंपरा आगे बढ़ी गुरुओं की, एक से होते हुए दो, तीन, चार, जैसे गुरु अंगद देव से होते हुए अर्जुन देव, या फिर गुरु तेग बहादुर, ठीक है, या फिर रामदास की बात कर सकते हैं, हरकिशन की बात कर सकते हैं, या फिर फाइनली गुरु गोविंद सिंह की बात कर सकते हैं। गुरु गोविंद सिंह तक पहुंचते पहुंचते सिख एक धार्मिक संप्रदाय से कहीं अधिक एक लड़ाका जाति में तब्दील हो चुके। खासकर तब तो और भी मजबूती के साथ जब खालसा पंथ की स्थापना की, खालसा सेना का गठन किया गया, और उसके बाद से ज्यादातर वक्त जो सिखों का सैन्य संगठन के रूप में बीता, वो मुगलों से संघर्ष करते हुए ही बीता। मुगल नीतियों का ही कहा जाए कि वो भी शिकार रहे। खासकर अगर बात करें दोस्तों, तो गुरु अर्जुन देव का नाम पहले लेना जरूरी होगा।
सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव के द्वारा जहांगीर के दो बेटों में से एक खुसरो और एक खुर्रम था, जो कि आगे चलकर शाहजहां बना। लेकिन खुसरो के द्वारा जब विद्रोह किया गया था अपने पिता के होते हुए सिंहासन पर, जब उसने दावा किया और जहांगीर ने उसे पकड़ने का आदेश दे दिया, तो जहांगीर के विरुद्ध किए जाने वाले विद्रोह में उसने सिखों के पांचवें गुरु गुरु अर्जुन देव से सैन्य मदद की मांग की। हालांकि गुरु अर्जुन देव ये बात समझते थे कि उसकी मदद करने का मतलब है सीधे तौर पर मुगलिया सल्तनत से टकराना या उसे चुनौती देना। हो सकता है कि मुगल इसे राजद्रोह के रूप में भी देख लें, भी हो सकता था। लेकिन बावजूद इसके उन्होंने उसे न केवल आशीर्वाद दिया बल्कि सहायता का आश्वासन भी। और उनका बस इतना कहना ही एक ऐसी गलती बन गया, एक ऐसी भूल बन गया जिसकी कीमत उन्हें अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। हम गुरु तेग बहादुर का भी नाम ले सकते हैं दोस्तों। गुरु गोविंद सिंह के पहले गुरु तेग बहादुर जी का। गुरु तेग बहादुर 1664 से 1675 के बीच सिखों के 9वें गुरु रहे। लेकिन गुरु तेग बहादुर का जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि उन्होंने सिखों को एक लड़ाका जाति में बदलने की हर संभव कोशिश की, क्योंकि वो ये समझ चुके थे कि अगर हम सैन्य रूप से, सामरिक रूप से और बलपूर्वक विरोध नहीं करेंगे उन लोगों का जो यहाँ के नहीं हैं, जिन्होंने हमारी संस्कृति को नुकसान पहुंचाया, इस देश की धार्मिक समरसता को नुकसान पहुंचाने की कोशिश, तो हमारे लिए यहाँ सरवाइव करना मुश्किल हो जाए। और उनकी इसी परंपरा को उनके आगे 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह ने आगे बढ़ाया। हालांकि यहाँ मैंने आप लोगों को मुगलों के पतन की जब बात बताया था, डिक्लाइनिंग ऑफ मुगल एम्पायर, तो वहां मैंने आपसे ये बात कहा था बच्चों कि जब गुरु गोविंद सिंह थे, तो गुरु गोविंद सिंह के समकालीन सन 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मौत के बाद उसका बड़ा बेटा मुअज्जम शाह आलम फर्स्ट या बहादुर शाह फर्स्ट के नाम से मुगल गद्दी संभालता है। लेकिन अपने पूर्वजों की तुलना में उसकी जो नीतियां थी, उसकी जो पॉलिसीज थी, वो पॉलिसीज थोड़ी बहुत सॉफ्ट पावर की थी, या यूं कहिए सॉफ्ट पॉलिसी का वो इस्तेमाल करता था। और उसने सिखों के साथ साथ जाटों के साथ भी अपने लंबे समय से चले आ रहे खराब संबंधों को सुधारने की कोशिश की। उसने मनसब भी प्रदान की गुरु गोविंद सिंह को, आपको पता भी होगा। लेकिन ये सारी कोशिशें मुअज्जम की मौत या यूं कहिए कि गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद व्यर्थ हो जाती हैं। जब गुरु गोविंद सिंह के बाद उनकी विरासत को आगे बढ़ाने का काम बंदा बहादुर करता है, एक ऐसा व्यक्ति जो हूबहू दिखाई देता था गुरु गोविंद सिंह की तरह ही, फिजियोलॉजी उसकी अगर कहें, उसकी फिजिक एकदम गुरु गोविंद सिंह की तरह थी, शारीरिक संरचना, लंबाई चौड़ाई कद काठी एकदम वैसी ही, दाढ़ी भी वैसी ही रखता था वो, और गुरु गोविंद सिंह से वो प्रभावित भी बहुत था। तो गुरु गोविंद सिंह से उसे जो विरासत मिली, उस विरासत को आगे बढ़ाने में उसने अपनी ओर से कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन मुगलों को उसकी वजह से जो नुकसान हुआ, आप समझ सकते हैं कि इसकी कीमत भी बंदा बहादुर को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। लेकिन बंदा बहादुर के बाद सिख शक्ति कुछ समय के लिए दोस्तों सिमट सी गई, और इसे दोबारा से उत्थान का मौका तब मिला जब अस्तित्व में आए आपके महाराजा रणजीत सिंह, है ना। जैसा मैंने आपको बताया दोस्तों, महाराजा रणजीत सिंह का जो समय है वो मुख्य रूप से उनका जो जन्म है वो 1780 ईस्वी में। लेकिन 1780 से लेकर अपने संपूर्ण जीवन काल में जिस तरह से उन्होंने सिखों को संगठित करके, और जो 12 मिसलों में सिख टूटे हुए थे, बटे हुए थे, उन सिखों को संगठित करके, उन 12 मिसलों को संगठित करके एक बेहतरीन सैन्य क्षमता में तब्दील करने का श्रेय जो जाता है वो महाराजा रणजीत सिंह को। और आप समझ सकते हैं कि महाराजा रणजीत सिंह को उस वक्त नेपोलियन बोनापार्ट का छोटा संस्करण कहा जाने लगा। शायद आज भी इस नाम से हम लोग उनको देखते हैं, बुलाते हैं। और उनकी जो सैन्य क्षमताएं थी दोस्तों, अब आप समझ सकते हैं कि उनकी सेना की जो तुलना है हंटर नाम के इतिहासकार ने ओलिवर क्रॉमवेल के आयरन साइड से कर रखी। इससे किया हुआ था
ओलिवर क्रॉमवेल के आयरन साइड से, इंग्लिश लिटरेचर में ये एक स्टोरी है और आप इसके बारे में जानते होंगे। स्टोरी क्या है? यह है तो इतिहास की घटना। तो हंटर ने इस रूप में भी बात कही है, लेकिन परिणाम अंततः क्या हुआ? वही जो कि हमेशा से हम इतिहास के पन्नों में देखते आए हैं। चाहे बात मोहम्मद गोरी की जाए तो मोहम्मद गोरी के समय में भी जयचंद नाम के जिस व्यक्ति की बदौलत पृथ्वीराज चौहान को शिकस्त झेलनी पड़ी और अपनी जान गंवानी पड़ी आगे चल, वहां भी जयचंद जैसे लोग थे। और अगर बात की जाए सिखों में, तो दोस्तों 20 फरवरी 1846 को लाल सिंह और तेज सिंह जैसे लोगों की बदौलत सिखों की जो पराजय हुई, इसने सिखों की शक्ति को लगभग लगभग खत्म कर दिया और अंग्रेजों के साम्राज्य विस्तार के लिए एक और बड़ी रुकावट खत्म हो चुकी। खैर, ये तो मैंने बहुत संक्षिप्त में आपको सारी बातें एट ए ग्लेंस बताने की कोशिश की, लेकिन स्ट्रेटजिक तरीके से जब हमें इसे पढ़ना होगा तो हमें दोनों बातें ध्यान में रखनी है कि सिख कहां से आए या कहां से उनका अभ्युदय हुआ। तो यहां से हम अपनी बात शॉर्ट में शुरू करेंगे और बीच में काफी कुछ बातें हैं जिन पर हमें यहां डिस्कशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वहां पर हम लोग एग्जैक्टली जिस चीज पर बात करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री में, वो एंग्लो सिख वार ही होता है। ठीक, तो वहां तक पहुंचना है तो हमें पहले थोड़ी बहुत बेसिक बात समझ लेनी चाहिए। जैसा मैंने आपको बताया कि सिख जो थे वो एक धार्मिक संप्रदाय था और इसके जो संस्थापक हैं सिख धर्म के, वो कौन थे बेटा? तो वो थे गुरु गोविंद सिंह। सॉरी, गुरु गोविंद सिंह नहीं है, गुरु नानक जी हैं। कौन है बेटा? गुरु नानक देव। जन्म की बात करेंगे तो 1469 एडी में तलवंडी में उनकी पैदाइश है। का जन्म जो हुआ वो तलवंडी में हुआ था बेटा। ठीक है, गुरु नानक का। और जैसा मैंने कहा कि गुरु नानक के बाद जो अस्तित्व में आया संगठन, उसे हम लोग क्या कहते हैं? नानक पंथ की स्थापना की। नानक पंथ की स्थापना वाली जो बात है वो हमें यहां पर देखने को। ठीक है, नानक पंथ की स्थापना। तो ये तीन बातें जो हैं वो किसके बारे में है बच्चों? गुरु नानक के बारे में है। 1539 से 1552 के बीच का भी समय इंपॉर्टेंट हो जाता है। 1539 से और 1552 एडी के बीच, ये वो टाइम है बच्चों जब सिखों का नेतृत्व कर रहे थे गुरु अंगद देव। ठीक है, और गुरु अंगद देव को हम लोग किसके लिए जानते हैं बेटा? तो गुरु अंगद देव को हम लोग जानते हैं गुरुमुखी लिपि के विकास के लिए। क्या किया था इन्होंने? इन्होंने गुरुमुखी लिपि का विकास किया। गुरुमुखी लिपि का जो विकास किया गया था वो किसके द्वारा हुआ था बच्चों? तो ये विकास हुआ था गुरु अंगद देव के द्वारा। ठीक, अब उसके अलावा 1574 से 1581 के बीच भी एक पॉइंट आ जाता है आपका। 1574 से और 1581 एडी के बीच का समय भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इस समय जो सिखों का नेतृत्व कर रहे थे वो थे बच्चों गुरु रामदास। और गुरु रामदास का जो सबसे बड़ा सबसे इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है सिखों में, वो ये है बच्चों कि अकबर के समकालीन थे ये, और इन्हीं को श्रेय दिया जाता है अमृतसर की स्थापना का। इसको बच्चों
अमृतसर की स्थापना का श्रेय जो है वो गुरु रामदास को दिया जाता है, क्योंकि ये किसके समकालीन थे? याद रखिएगा, अकबर के समकालीन। एक बात तो ये हो गई, और दूसरी बात कि अमृतसर के संस्थापक। अमृतसर के संस्थापक के रूप में भी हम लोग इन्हें जानते हैं। दोनों बातें क्लियर हो रही हैं आपको? ठीक है, शॉर्ट में ध्यान रखिएगा, यहां पर हमें सिखों का इतिहास नहीं पढ़ना है पूरा, क्योंकि हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, तो फोकस आपका एंग्लो सिख वॉर पर ही होना चाहिए। लेकिन कुछ बातें जो हमें पता होनी चाहिए वो मैं आपको बता दूं, क्योंकि अमृतसर का जिक्र जो है वो आगे भी आपको मिलेगा। और उसके अलावा एक नाम और देखते हैं यहां पर, खासकर कि अगर बात हो रही है सिखों में, एक बड़ा पवित्र चीज है जिसे हम लोग कहते हैं अकाल तख्त, है ना? तो अकाल तख्त की स्थापना की बात आएगी तो बताना है आपको कि किसने ये किया था। अकाल तख्त के संस्थापक। तो अकाल तख्त की जो स्थापना हुई बच्चों, वो मैं आपको बताता हूं। ये करने का श्रेय जाता है गुरु हरगोविंद को। किसे जाता है बेटा? तो अकाल तख्त की स्थापना का श्रेय जो दिया जाता है वो गुरु हरगोविंद को दिया जाता है। और गुरु हरगोविंद का जो समय है बच्चों, वो 1606 से लेकर और 1649 ईस्वी तक का रहा है। कब से कब तक? 1606 से लेकर और 1649 एडी का समय रहा है इनका, जिन्होंने अकाल तख्त की स्थापना की थी। और ये क्या है? ये सिखों की सर्वोच्च गद्दी मानी जाती। क्या मानते हैं बच्चों इसे? सिख समुदाय में के आराध्य के रूप में हम अकाल तख्त को भी जानते हैं। ठीक है, तो इसकी स्थापना का श्रेय किसको जाता है बच्चों? गुरु हरगोविंद को दिया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं गुरु गोविंद सिंह की। तो 1675 से लेकर 1708 यही उनका समय रहा गुरु गोविंद सिंह का। 1675 से लेकर और 1708। मैंने आपको बताया था बच्चों कि 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसका बेटा मुअज्जम गद्दी पर बैठा। तो कुल मिलाकर 1 साल का ही समय ऐसा है जहां गुरु गोविंद सिंह और मुअज्जम को पारस्परिक संवाद का अवसर मिला होगा। गुरु गोविंद, और अगर आपसे पूछता है कि गुरु गोविंद सिंह का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन क्या है, तो बच्चों दो बातें यहां पर मैं आपको बताता हूं। पहली चीज तो यह कि गुरु गोविंद सिंह जो थे, उनको हम लोग जानते हैं खालसा पंथ की स्थापना करने के लिए। इसके लिए बच्चों गुरु गोविंद सिंह को हम लोग जानते हैं खालसा पंथ की स्थापना के लिए। खालसा पंथ की जो स्थापना हुई वो गुरु गोविंद सिंह ने की। और अच्छा, गुरु गोविंद पहले गुरु हरगोविंद की बात कर लेते हैं। इनका कंट्रीब्यूशन क्या था? कि इन्होंने सिखों को एक लड़ाकू जाति में तब्दील कर, सिखों को एक लड़ाकू जाति में परिवर्तित कर दिया। ठीक है, क्या कहा आपने बच्चों? तो ये कुछ पॉइंट्स मैंने आपको इसीलिए बताए हैं ताकि ये मन में आपके सवाल ना आए कि सिख जो एक धार्मिक संप्रदाय था वो अचानक से कैसे लड़ने लगा, कैसे वो युद्ध कौशल में पारंगत हो गए। ये सारी बातें आपके दिमाग में नहीं रहनी चाहिए। ठीक है,
तो गुरु गोविंद सिंह, जैसा मैंने बताया, खालसा पंथ की स्थापना की उन्होंने, और एक चीज और, इन्होंने सिखों के लिए ककार अनिवार्य कर दिया। क्या किया था बच्चों? इन्होंने सिखों के लिए ककार की अनिवार्यता, ककार की अनिवार्यता सुनिश्चित की। ठीक है बच्चों, अब इसमें ककार में क्या क्या चीजें आती हैं बेटा? 5 चीजें हैं, जिसमें केश, कड़ा, कंघा, कच्छ और एट लास्ट कृपाण। ये 5 चीजें। ठीक है, केश, कड़ा, कंघा, कच्छ और कृपाण। दूसरी बात, अकाल तख्त की स्थापना मैंने पूछा आपसे, तो वो भी यहां पर क्लियर हो गया आपको। ठीक है, सिखों को एक लड़ाकू जाति में बदलने का श्रेय जो दिया जाता है, वो दिया गया है किसे? गुरु हरगोविंद को। गुरु नानक की बात करें तो इन्होंने ही नानक पंथ की स्थापना की थी। गुरु अंगद देव की बात करें तो गुरुमुखी लिपि के विकास में इनका योगदान रहा। और गुरु रामदास की बात करें तो अमृतसर के संस्थापक के रूप में हम इनको जानते हैं। ठीक, ये कुछ पॉइंट्स हैं शॉर्ट में जो मैंने आपको यहां पर बता दिए हैं बेटा। अब देखिए, इसके आगे जब हम लोग बढ़ेंगे, यहां से जब आगे बढ़ा जाएगा, तो जैसा मैंने कहा कि थोड़े समय के लिए हमें यह देखने की जरूरत है कि मुगलों के साथ भी क्या उनका संघर्ष रहा। जी हां, बिल्कुल रहा, ये आप जानते हैं। लेकिन मुगलों के साथ संघर्ष ने सिखों को कमजोर किया या मजबूत बनाया? पहला प्रश्न आपके मन में यह आना चाहिए। तो देखो, अंग्रेजों के साथ जो बेहतरीन कह सकते हैं कि उनको चुनौती दी अगर सिखों ने, या महाराजा रणजीत सिंह के साथ फ्रेंडशिप फॉरएवर जैसी संधि अगर अंग्रेजों को करनी पड़ी, तो इससे एक बात तो साबित हो जाती है कि महाराजा रणजीत सिंह सैन्य क्षमताओं के मामले में या सामरिक दृष्टिकोण से अंग्रेजों से कमतर नहीं थे उस, ऐसा अंग्रेजों का भी मानना था। लेकिन वहां तक पहुंचने में सिखों को जिस अनुभव का सबसे ज्यादा फायदा मिला, वो अनुभव था दोस्तों मुगलों के साथ सिखों के संघर्ष का। और आप ये बात भी जानते हैं कि 1675 में औरंगजेब द्वारा गुरु तेग बहादुर को प्राण दंड देने के साथ ही सिखों और मुगलों के बीच का संघर्ष प्रारंभ हुआ था। ध्यान रखिएगा, 1675 में। ठीक है, 1675 में औरंगजेब द्वारा गुरु तेग बहादुर को मृत्यु दंड देने के साथ ही मुगलों और सिखों के बीच का संघर्ष प्रारंभ हो गया। मुगलों और सिखों के बीच का संघर्ष प्रारंभ हो, है ना? ये बात आपको यहां पर ध्यान रखना है। अब देखो, यहीं से गुरु तेग बहादुर के बाद जो उनके उत्तराधिकारी बने, वो आपके गुरु गोविंद सिंह थे। और गुरु गोविंद सिंह ने मुगलों को कठिन चुनौती देने के लिए उस समय के जितने भी पहाड़ी वंश थे, राजवंश थे, या पहाड़ी जो राजा थे आसपास के पहाड़ी इलाकों में, उनकी स्थानीय राजनीति में उन्होंने
इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया, या यूं कहिए कि उनकी स्थानीय राजनीति में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। क्योंकि दोस्तों, जब भी आप किसी का सहयोग चाहेंगे तो आपको उसकी समस्याओं में भी उसके साथ इसी तरह से खड़ा दिखने की जरूरत है जैसा आप उसकी खुशियों में दिखाई देते हैं। और गुरु गोविंद सिंह इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझते थे। तो दूसरा जो काम यहां पर उन्होंने किया वो यही था कि गुरु तेग बहादुर के उत्तराधिकारी के रूप में गुरु तेग बहादुर के उत्तराधिकारी गुरु गोविंद सिंह ने पहाड़ी राजाओं की आंतरिक राजनीति में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। राजनीति में हिस्सा लेना प्रारंभ कर दिया। ठीक है बच्चों, ये पॉइंट दूसरा हो गया। अब इसका फायदा क्या था, या इसका कारण अगर पूछा था क्या होगा, तो कारण मैं यहां लिख लेता हूं। इसका मुख्य कारण सिखों को एक सैन्य संगठन के रूप में सशक्त बनाना। सिखों को एक सैन्य संगठन के रूप में के रूप में सशक्त बनाना तथा मुगलों के साथ संघर्ष में मुगलों के साथ संघर्ष में स्थानीय शासक वंशों की सहायता प्राप्त करना। वंशों की सहायता प्राप्त करना। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ये बात लिखी गई है इसीलिए ताकि आप इस कारण का या इस घटना के कारण का सही सही मूल्यांकन कर सके। ठीक, अब देखो यहां पर जब उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की तो उनका यह उद्देश्य भी था कि सिख को क्या किया जाए, सिख समुदाय को एकजुट किया जाए, और सिख समुदाय को एकजुट करके ही वो मुगल हस्तक्षेप जो लगातार सिखों के या फिर दूसरे मामलों में हो रहा था उसे वो चाहते तो कम कर सकते। इसकी कोशिश भी उनके द्वारा की गई थी। यानी यहां पर आप ये बोल सकते हो कि सिख पंथ को उन्होंने क्या किया, एकजुट करने का प्रयास किया, है ना। गुरु गोविंद सिंह ने गुरु गोविंद सिंह ने सिख पंथ को एकजुट करने का एकजुट करने का प्रयास किया। और दोस्तों, अपने इस प्रयास में गुरु गोविंद सिंह काफी हद तक सफल भी रहे, क्योंकि वो मुगलों के विरोध में सिखों को एकजुट करने और स्थानीय अन्य राजवंशों की मदद लेने में भी
सफल रहे और उनकी इस जीत ने निश्चित तौर पर उत्तरवर्ती मुगल शासकों की चिंताओं को बढ़ाया। हालांकि यहां एक घटना और ही हुई और वो घटना गुरु गोविंद सिंह के, देखा जाए तो सिखों के पक्ष में रही वो घटना। और वो घटना ये थी कि मुअज्जम यानी कि बहादुर शाह फर्स्ट की मृत्यु के बाद और मोहम्मद शाह, या फिर मोहम्मद शाह ही कहना ठीक होगा, मोहम्मद शाह तक, जिसका उपनाम हमें इतिहास में रंगीला भी मिलता है, शाह रंगीला, वहां तक जो भी नेतृत्व मुगलों को मिला, वो नेतृत्व कहीं से भी अपने पूर्ववर्ती शासकों के नेतृत्व के समकक्ष नहीं था। न तो उनके पास वो राजनीतिक दूरदर्शिता थी और न ही उनके अंदर वो सामरिक इच्छा शक्ति भी, जिसकी बदौलत इतना बड़ा मुगल एम्पायर खड़ा कर दिया गया। एक ऐसे देश में आना जहां कोई आपको नहीं जानता, जहां आप किसी को नहीं जानते और हर कोई आपके लिए विरोधी है, हर कोई आपके लिए दुश्मन है, वहां पर संघर्ष के जरिए अपना एक साम्राज्य स्थापित करना, और वो भी छोटा मोटा नहीं, बल्कि समानांतर रूप से, चाहे रूस के जार के शासन की बात की जाए, फ्रांस के शासन की बात की जाए, या फिर हम इंग्लैंड के महारानी के शासन की बात करें, तो उसके समकक्ष हम मुगलों के प्रारंभिक शासकों, खासकर अकबर जैसे राजाओं के जो विजय अभियान थे या उसका जो परिणाम मिला, जो लाभ उनको मिला, उसको हम लोग मान सकते हैं, रख सकते हैं वहां, है ना। तो गुरु गोविंद सिंह ने क्या किया बच्चों, सिख पंथ को एकजुट करने का प्रयास किया। हालांकि इस घटना में जो है मुअज्जम के द्वारा जो मैत्री संबंध उसके साथ स्थापित करने की कोशिश की गई, वो एक कह सकते हैं कि एक स्टॉपेज था, एक हार्ट था एक तरह का, जिसने थोड़े समय के लिए इन चीजों को रोक दिया। लेकिन गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद जब नेतृत्व मिला दोस्तों बंदा बहादुर को, तो मैंने आपको बताया था कि बंदा बहादुर जो था वो कहीं से भी मुगलों के साथ संबंधों को सुधारने के पक्ष में नहीं था, बल्कि वो अपने आप को प्रूव करना चाहता था सिखों की नजर में कि वो कहीं से भी गुरु गोविंद सिंह से कमतर नहीं। हालांकि गुरु गोविंद सिंह उसके लिए आइडियल थे और गुरु गोविंद सिंह के ही कहने पर वो दिल्ली गया था, आपको ये बात भी पता है। तो मूल रूप से इस पूरी परिस्थिति में औरंगजेब के बाद के शासकों में फर्रुख सियर का एक नाम आता है, जो सिखों की शक्ति को पूरी तरह से कुचल देने की इच्छा रखता था। और आखिरकार बंदा बहादुर की हत्या करके उसने साबित भी यही किया कि जो वो करना चाहता है वो इसी तरह से पॉसिबल हो सकता है। अब देखिए दोस्तों, इस बीच हम लोग बंदा बहादुर के बारे में कुछ बात नहीं करेंगे, बल्कि अब सीधे तौर पर हम चर्चा करेंगे अगले पॉइंट की, जहां मैंने आपसे डिस्कशन करना शुरू किया था कि सिख और अंग्रेजों का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, जिस पर हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। सीधे आ जाते हैं हम लोग सिख और अंग्रेज, और इन दोनों का मूल्यांकन जो हम लोग करेंगे वो एंग्लो सिख वॉर के ही तत्वाधान में करें। एंग्लो सिख संघर्ष, या इसे आप आंग्ल सिख युद्ध के नाम से भी बुला सकते हैं, ठीक है। अब जैसा मैंने अभी इतनी देर में आपको बताया कि 15वीं सदी में एक धार्मिक संप्रदाय के रूप में उत्थान होता है सिखों का, और एक धार्मिक संप्रदाय से आगे बढ़कर वो जल्द ही अपने आप को एक सैन्य संगठन के रूप में स्थापित कर लेते हैं। दोस्तों, राजनीतिक और सैन्य स्वरूप, पहला सवाल आपके लिए जो यहां बनेगा, जिस पर हम लोग मेन स्ट्रीम में अब बात कर रहे हैं, कि सिखों को राजनीतिक और सैन्य संगठन का रूप देने में किन लोगों के कंट्रीब्यूशन को सबसे ज्यादा अहम माना जा सकता है, किसका योगदान सबसे महत्वपूर्ण माना जा सकता है। दोस्तों, इस मामले में अगर आपसे पूछा जाए तो आप किसका नाम लेंगे, किसकी बात कहेंगे? तो भाई दो नाम है आपके पास, एक नाम है गुरु तेग बहादुर का और एक नाम हो जाता है गुरु गोविंद सिंह का। इन्हीं दो लोगों का नाम आपको इस मामले में मिलता है, ठीक है। तो राजनीतिक और सैन्य स्वरूप किसने दिया? एक गुरु हरगोविंद हैं और एक गुरु गोविंद सिंह, इनका नाम लेना होगा।
तो 15वीं सदी ईस्वी में 15वीं सदी में एक धार्मिक संप्रदाय के रूप में शुरुआत करने से लेकर संप्रदाय के रूप में शुरुआत करने से लेकर से लेकर एक प्रमुख राजनीतिक और सैन्य संगठन के रूप में के रूप में सिखों को विकसित करने का श्रेय सिखों को विकसित करने का श्रेय किसको दिया जाता है बेटा? दो लोगों को दिया जाएगा यह श्रेय। नंबर 1 गुरु हरगोविंद तथा गुरु गोविंद सिंह को। गुरु गोविंद सिंह को दिया जाता। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक, दूसरी बात दोस्तों, अब इन दोनों का जो कंट्रीब्यूशन है, इन दोनों का जो योगदान है, वो तो आप समझ ही गए। पीछे पेज पर भी हमने आपको ये बातें समझा दी हैं। यहीं पर दोस्तों ये वो वक्त था जब नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली जैसे आक्रमणकारियों का हमला भारत में हो रहा था। और इन दोनों के आक्रमणों से एक तो मुगल पूरी तरह से कमजोर होते चले गए और दूसरी ओर इनके आक्रमणों से मराठा शक्ति का भी ह्रास हुआ। क्योंकि भाई अहमद शाह अब्दाली का सामना जो हुआ वो आपको पता है कि पानीपत की तीसरी लड़ाई में 1761 में 1761 में दोस्तों, जहां पर देखा जाए तो भैया विश्वास राव थे और एक थे सदाशिव राव भाऊ। इन दोनों के नेतृत्व में जिस तरह से मराठा शक्ति टकराई इनसे, यानी अहमद शाह अब्दाली से, चुनौती तो बहुत मजबूती के साथ उन्होंने दी, लेकिन वो अपनी प्रासंगिकता को साबित नहीं कर पाए उस वक्त, है ना। और यही वो समय था जब मौका मिला दोस्तों सिखों को मुगल, मराठा और इन नादिर शाह तथा अहमद शाह अब्दाली के पारस्परिक संघर्षों में यह वक्त मिला सिखों को अपने आप को फिर से संगठित करने का, अपनी शक्ति को फिर से दोबारा से रिस्टोर करने का। तो यह बात भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, याद रखेंगे इसको, दोनों चीजों को। पहला बात मैंने क्या कहा आपसे, इस समय मुगल तथा मराठे नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली के आक्रमणों से उबरने की कोशिश कर रहे थे, उबरने की
कोशिश कर रहे थे। जैसा मैंने आपको अभी यहां पर बताया, स्पष्ट कर दिया इस चीज को हमने। और आखिरकार उस समय जो अराजकता मिल हो रही थी समाज में, उसी का फायदा उठाया किसने? सिखों ने। तो तत्कालीन उत्पन्न अराजकता का फायदा उठाकर सिखों ने अपने आप को पुनर्गठित किया और उन्होंने दोस्तों उस दौर में कहा जा सकता है कि जम्मू कश्मीर पर और पंजाब जैसे इलाकों पर उन्होंने अधिकार कर लिया या नियंत्रण कर लिया। ठीक है, कर रहे थे। इस अराजकता का लाभ उठाकर, इस अराजकता का लाभ उठाकर सिखों ने अपने आप को संगठित करने की कोशिशें प्रारंभ कर दी। संगठित करने की कोशिशें प्रारंभ कर दी। और दोस्तों जल्दी ही पंजाब तथा जम्मू कश्मीर पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। कश्मीर पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। ये बात यहां तक क्लियर हो गई। और इस पूरी परिस्थिति में ध्यान से समझिएगा बच्चों, इस पूरी परिस्थिति में जैसा कि हम लोग इस समय देख भी रहे हैं कि जो सिख थे उस समय, वो अपना नियंत्रण भले ही बढ़ा रहे थे, अधिकार क्षेत्र बढ़ा रहे थे, लेकिन उनके बीच के पारस्परिक मतभेद जो थे वो समाप्त नहीं हुए थे। यानी अब स्थिति ऐसी हो गई कि नीतियों को लेकर के और अपने अपने क्षेत्र को लेकर के जो सिख समुदाय था या फिर जो सिख समाज था, वो छोटे छोटे समूहों में बंट गया था। और उन समूहों को उस समय नाम दिया जाता था दोस्तों, मिसल कहते थे। और कुल सिखों के कितने मिसल चर्चित थे उस समय? तो उनकी संख्या जो थी दोस्तों 12 मिसल। कितनी थी? 12 मिसल। मिसल जो होता है, इसे आसान शब्दों में अगर समझा जाए तो मिसल जो है छोटे छोटे समूह होते हैं दोस्तों शासकों के, जो एक टेरिटरी पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लेते हैं, अपना खुद का क्षेत्र विकसित कर लेते हैं और उसकी सीमाएं निर्धारित कर देते हैं कि ये हमारी बाउंड्री है, ये हमारी सीमा है। और उस क्षेत्र में जो भी नीतियां, प्रशासनिक कार्य या फिर जो रेवेन्यू कलेक्शन वगैरह के अधिकार होते हैं वो उन्हीं को मिल जाते हैं। तो एकदम छोटी टेरिटरी को, छोटे छोटे प्रांतों को हम इन मिसलों के द्वारा शासित होते हुए उस दौर में देख सकते हैं, है ना? तो अब ध्यान दीजिएगा, अब इस घटना के बाद बच्चों सिखों के उन्हीं 12 मिसलों का जिक्र आता है। यानी कि 12 सिख मिसलों का राज था उस समय। सिख अपनी महत्वाकांक्षाओं के कारण महत्वाकांक्षाओं के कारण के कारण 12 मिसलों में बटे हुए थे। बटे हुए थे
जिनके व्यक्तिगत हितों के मद्देनजर, जिनके व्यक्तिगत हितों को महत्व देने की मानसिकता के कारण वे नेतृत्व विहीन भी थे, और साथ ही लगभग निष्क्रिय भी। साथ ही निष्क्रिय न कह के निष्प्रभावी भी कहा ज्यादा सही। ठीक है बच्चों, और यहीं से गेम चेंज हो जाता है जब सन 1780 में अभ्युदय होता है दोस्तों महाराजा रणजीत सिंह। क्योंकि महाराजा रणजीत सिंह का जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन उनके एमर्जिंग पीरियड में रहा है वो ये है कि उन्होंने सिखों के इसी 12 मिसलों को एकजुट करने का काम किया। और जब नेतृत्व सक्षम होता है तो दोस्तों उद्देश्य ढूंढने और उन उद्देश्यों को हासिल करने में कोई समस्या नहीं रह जाती, आसान हो जाता है, जैसा कि उस समय हमें देखने को मिलता है। तो 1780 में दोस्तों महाराजा रणजीत सिंह का जन्म हुआ था, और महाराजा रणजीत सिंह का जो सबसे बड़ा योगदान है वो यही है कि अपने पिता, जिनका नाम महासिंह था, ये उन्हीं 12 मिसलों में से एक सुकर चकिया मिसल के प्रमुख थे। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि बहुत कम समय तक ही वो नेतृत्व कर पाए और उसके बाद महासिंह की मृत्यु हो। दोस्तों महासिंह की मृत्यु होने के बाद बहुत कम उम्र में जो रणजीत सिंह थे उन्हें अपने पिता का नेतृत्व मिला, या पिता का जो पद था वो मिला, और उस दौरान सुकर चकिया मिसल के प्रमुख के रूप में उन्होंने बाकी मिसलों को एक उद्देश्य के लिए लड़ने हेतु एकजुट करने में कामयाबी हासिल, और ये उनका बहुत बड़ा योगदान कहा जाएगा सिख शक्ति के पुनः अभ्युदय में जो उनके स्तर पर किया गया था, है ना। तो 1780 की बात हम यहां पर कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। महाराजा रणजीत सिंह का जिक्र यहां पर आएगा। महाराजा रणजीत सिंह का हम लोग यहां पर जिक्र कर रहे हैं बेटा। पैदाइश इनकी कब की है भाई? जन्म 1780 ईस्वी। पिता का नाम था इनके महासिंह। बारह मिसलों में से एक, 12 मिसलों में से एक से एक सुकर चकिया मिसल के प्रमुख थे, है ना। इसके प्रमुख थे बच्चों, सुकर चकिया मिसल के प्रमुख थे। और उन्हीं की मृत्यु के बाद जो है ना, बहुत कम समय तक वो नेतृत्व कर पाए, जिनकी मृत्यु के बाद जिनकी मृत्यु के बाद रणजीत सिंह को सुकर चकिया मिसल के
सुकरचकिया मिस्र के नेतृत्व का अवसर मिला। जिसका सदुपयोग करते हुए सदुपयोग करते हुए उन्होंने पहला काम क्या किया बच्चों? उन्होंने सभी मिसलों को एक साझा उद्देश्य के लिए एक साझा उद्देश्य के लिए पुनर्गठित करने में सफलता प्राप्त की। संगठित करने में संगठित करने में सफलता प्राप्त की। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा योगदान है बच्चों, सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है आपके महाराजा रणजीत सिंह का, है ना। यहां तक बातें आपको एकदम क्लियर हो गई होंगी, समझ में भी ये बातें आ गई होंगी आपको सारी। ठीक है, अब देखिए यहां से जो कहानी स्टार्ट होगी वो दो चीजों पर, या यूं कहिए कि दो अलग अलग डायमेंशंस में एक्सपैंड करती है बच्चों। पहला तो ये कि यहां से सिख एक और अपने आप को संगठित करते जा रहे थे, और दूसरी ओर सिखों का लगातार होता विस्तार और उनकी सैन्य क्षमताओं का और ज्यादा सशक्त होना और ज्यादा मजबूत होना, ये उस समय उभरते हुए ब्रिटिश साम्राज्य के लिए भी चुनौती बन गया। हालांकि उभरते हुए ब्रिटिश साम्राज्य का मैं नाम ले रहा हूं, लेकिन आप जानते हैं कि उस समय तक, जब रणजीत सिंह का जन्म हुआ 1780 में, उस समय तक जो है दोस्तों, बंगाल जैसे इलाकों पर अंग्रेजों का नेतृत्व, या यूं कहीं अंग्रेजों का नियंत्रण स्थापित हो चुका। सिर्फ बंगाल ही नहीं, बल्कि उस समय तक मराठा शक्ति भी करीब करीब देखा जाए तो अंग्रेजों को कोई बहुत बड़ी चुनौती देने की स्थिति में अब नहीं रह गई। फ्रांसीसियों को भी भारत से पूरी तरह से खदेड़ने में सफल रहे थे अंग्रेज। 1760 का वांडीवाश का युद्ध हम लोग जानते ही हैं, और 1759 में वेडरा के युद्ध में डचों को भी उन्होंने पराजित किया। एंड एट लास्ट 1764 के बक्सर का जो युद्ध था, उस युद्ध ने मुगल बादशाह की प्रासंगिकता को भी क्या कर दिया दोस्तों, शाह आलम द्वितीय को, उन्हें भी अपदस्थ कर दिया गया एक तरह से, और शक्तियां जो हैं उनकी लगभग लगभग समाप्त हो गई, और बस सिर्फ वो अंग्रेजों के रहमो करम पर, उनके संरक्षण में बने रहने वाले एक बादशाह बनकर रहे। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो जो परिस्थितियां अंग्रेजों के लिए थीं, यानी अंग्रेजों पर भी विस्तार का एक दबाव था कि अब उन्हें अपनी शक्ति का और अपने साम्राज्य का विस्तार करना है, करीब वैसा ही दबाव सिखों पर भी रहा होगा, जहां उन्हें भी, और रणजीत सिंह पर भी, जहां उन्हें भी अपनी शक्ति का विस्तार करना था। और उन्होंने किया भी दोस्तों। 1799 से लेकर और 1782 के बीच का जो समय है, ध्यान दीजिएगा, क्या कहा हमने, सॉरी 1802, 1799 से लेकर 1802 ईस्वी के बीच का जो समय है, ये वो समय था दोस्तों जब रणजीत सिंह ने अपनी इस सुकरचकिया मिसल का नेतृत्व करते हुए लाहौर और अमृतसर जैसे क्षेत्रों पर भी अधिकार कर दिया। और लाहौर और अमृतसर जैसे क्षेत्रों पर रणजीत सिंह की नियंत्रण ने अंग्रेजों के कान खड़े कर दिए, क्योंकि उन्हें अब सिख अपने लिए गंभीर चुनौती, गंभीर समस्या मालूम पड़ने लगे थे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि हमारे लिए अब समस्याएं बढ़ रही हैं, और ऐसा ना हो कि रणजीत सिंह, जो एक मजबूत और कद्दावर शासक थे उस दौर के, और या यूं कहिए कि उन्होंने अपने आप को उस रूप में स्थापित करने में कामयाबी हासिल की थी, तो वो अंग्रेजों के लिए नई मुसीबतें न खड़ी कर दें, इस आशंका से अंग्रेज भी
परेशान थे, चिंतित थे। तो दो बातें, जैसा मैंने कहा, 1799 से 1802, 1799 से 1802 ईस्वी के मध्य रणजीत सिंह ने अपनी शक्ति को संगठित करते हुए अपनी शक्ति को संगठित करते हुए लाहौर तथा अमृतसर पर नियंत्रण स्थापित। अमृतसर पर नियंत्रण स्थापित, ठीक है। और इसी के साथ क्या हुआ बच्चों? सिखों की इस विजय ने अंग्रेजों को आशंकित करने का काम किया। रणजीत सिंह की इस विजय ने अंग्रेजों को आशंकित कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप सिख और अंग्रेज या अंग्रेजों द्वारा सिखों को रोकने के उपाय तलाशे जाने लगे। को रोकने के उपाय तलाशे जाने लगे। आपसे मैंने ये बात स्पष्ट कर ही दी है बच्चों कि अंग्रेज सीधे तौर पर रणजीत सिंह से टकराना नहीं चाहते, क्योंकि रणजीत सिंह का जो शासन था या उनका जो क्षेत्र था, उस समय देखा जाए तो अफगान शासन और अंग्रेजों के शासन के बीच एक बफर स्टेट की तरह। तो एक तरह से प्लस पॉइंट में भी थे वो अंग्रेजों को लेकर के, या अंग्रेज जो है रणजीत सिंह को लेकर थोड़ा सा आश्वस्त भी थे कि एक मजबूत बैरियर जो है वो हमारी सुरक्षा कर रहा है। लेकिन वो साथ ही इस आशंका से भी घबराए हुए थे, डरे हुए थे कि कहीं रणजीत सिंह पूरब की ओर अपना विस्तार न करना। और इसी का परिणाम ये हुआ दोस्तों कि आगे चल करके 25 अप्रैल 1809 को अंग्रेजों ने रणजीत सिंह के साथ अमृतसर की संधि कर ली। और अमृतसर की संधि, जिसे हम लोग निरंतर मित्रता की संधि के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने राजा रणजीत सिंह को अपने सहयोगी के रूप में, या यूं कह लीजिए कि एक ऐसे व्यक्ति के रूप में अपना सहयोगी बनाने का प्रयास किया जिसको अंग्रेजों के विस्तारवादी नीति से कोई समस्या नहीं थी, लेकिन जो अपने विस्तार को अंग्रेजों के लिए भी समस्या बनने नहीं देना चाहता। इस रूप में इस संधि को हम लोग इसका मूल्यांकन करते हैं। हालांकि ये एक विमर्श का विषय है कि अमृतसर की संधि का क्या महत्व रहा, ये अंग्रेजों के लिए बेनिफिशियल रही या राजा रणजीत सिंह के लिए बेनिफिशियल रही, ये सारी बातें विमर्श का विषय है। तो इस पर हम लोग अब आगे बात करेंगे। दोस्तों, यहां तक हमारी आपकी चर्चा हो चुकी है और आप देख सकते हैं कि भाई रणजीत सिंह के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं।
और महाराजा रणजीत सिंह का जो इतिहास है वो आप देख ही रहे हैं कि कितना गौरवशाली है। और अगर उनकी बात की जाए तो मैंने आपको दो अलग अलग एग्जाम्पल्स दिए हैं जहां पर उनको या उनकी सेना की तुलना आपके ओलिवर क्रॉमवेल के आयरन साइड से की गई है और उन्हें नेपोलियन बोनापार्ट का छोटा संस्करण कहा जाता है। तो ये सारे नाम जो है महाराजा रणजीत सिंह के लिए इस्तेमाल होते हैं। दोस्तों, सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है वो आप देख सकते हैं कि 1799 से 1802 ईस्वी तक इस बीच जो है रणजीत सिंह ने अपनी शक्ति को संगठित किया और जिस क्षेत्र पर उन्होंने नियंत्रण स्थापित किया वो क्षेत्र था दोस्तों आपका अमृतसर। यहां एक बड़ी बात और आपको समझना है कि महाराजा रणजीत सिंह का जो विस्तार था ये उनके लिए तो निश्चित तौर पर भाई सकारात्मक खबर रही होगी, के लिए एक सकारात्मक विस्तार भी कहा जाएगा इसे। लेकिन अगर हम कंपैरिजन करें अंग्रेजों के हितों के साथ तो निश्चित तौर पर अंग्रेजों को चिंतित करने के लिए ये घटना काफी थी, पर्याप्त थी। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं दोस्तों क्योंकि 1799 से 1802 के बीच अपने विस्तार के दौरान जिस अमृतसर पर महाराजा रणजीत सिंह ने नियंत्रण किया, महाराजा रणजीत सिंह के अमृतसर पर किए गए इस नियंत्रण से अंग्रेजों को अपने हितों को जो खतरा महसूस हुआ, अब वो पूरी कोशिश करने लगे इस बात की कि कैसे रणजीत सिंह को अपना विस्तार करने से रोका जाए कि कहीं वो उस वक्त उभरती हुई ब्रिटिश सत्ता के लिए खतरा बनकर ना सामने। और ऐसे में अब अंग्रेजों ने अपने स्तर पर एड़ी चोटी का जोर लगाना शुरू कर दिया था। एक बात जो और यहां ध्यान देने वाली बात है दोस्तों, यहां राजा शब्द का जो प्रयोग हम लोग करते हैं, राजा रणजीत सिंह, ये राजा शब्द उनके लिए किसने दिया था? तो ये बहुत बढ़िया सवाल हो जाता है कि महाराजा रणजीत सिंह के लिए राजा शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अफगान शासक जमा शाह का नाम लिया जाता है यहां पर। अफगान शासक जमा शाह का हम लोग यहां पर नाम लेंगे, द्वारा रणजीत सिंह को राजा की उपाधि दी गई। ठीक है, किसकी उपाधि दी गई बच्चों? तो उन्हें राजा की उपाधि जो है वो दी गई थी। ये बात आपको यहां पर ध्यान रखना है। और चूंकि अंग्रेजों के सामने जब विस्तार वाली बात आई रणजीत सिंह की, तो स्वाभाविक था कि अंग्रेज रणजीत सिंह के साथ संधि या समझौता करने की कोशिश करते। लेकिन उस वक्त रणजीत सिंह ने जो शर्त रखी वो स्वीकारना भी अंग्रेजों के लिए उचित नहीं था, उनके नजरिए से, उनके दृष्टिकोण। और वो शर्त थी क्या? जब अंग्रेजों ने दोस्तों अमृतसर पर राजा रणजीत सिंह की जीत के बाद उन्हें रोकने की कोशिश की और उनके साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों का हवाला दिया, तो उन्होंने एक कंडीशन रखी और कहा कि मैं केवल एक शर्त पर आपके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाने की बात पर मैं सहमत होऊंगा, जब आप मुझे सिखों के सार्वभौम राजा के रूप में स्वीकार कर ले। अब आप समझ सकते हैं कि पूरे भारत ही सही, भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर के, अगर सिखों के सार्वभौमिक राजा के तौर पर रणजीत सिंह को मान्यता अंग्रेजों द्वारा मिल जाती, तो इससे न केवल रणजीत सिंह की राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार्यता बढ़ती, बल्कि हो सकता है कि उनके लिए एक सहानुभूतिपूर्ण वातावरण का भी निर्माण होता और उनको मिलने वाली ये सहानुभूति अंग्रेजों के लिए चिंता का विषय बनती, क्योंकि निश्चित तौर पर यह सहानुभूति उनको और अधिक महत्वाकांक्षी बना सकती थी और अपनी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए इस बात की भी संभावना रहेगी बच्चों कि वो अपने विस्तार के कार्यक्रम को आगे भी जारी रखते। तो अपने भविष्य को सुरक्षित न देखते हुए अंग्रेजों ने राजा रणजीत सिंह की इस शर्त को मानने से इनकार किया। लेकिन फिर भी रणजीत सिंह भी ये बात समझ रहे थे कि अंग्रेजों को बहुत कमतर करके यहां का नहीं जा सकता, क्योंकि अंग्रेजों के साथ सीधे तौर पर टकराने से पहले अगर अंग्रेजों ने रणजीत सिंह की शक्ति और उनके इतिहास का अध्ययन किया होगा, तो रणजीत सिंह ने भी एक भारतीय और अनुभवी शासक होने के नाते अंग्रेजों की नीतियों का जरूर परीक्षण अपने, और जब उन्होंने अंग्रेजों की नीतियों का परीक्षण किया तो वो ये समझ गए कि अगर मैं अंग्रेजों से सीधे तौर पर टकराता हूं तो वो मुझे स्थिर नहीं रहने देंगे और अस्थिर करने की उनकी ये कोशिश
मेरे साम्राज्य विस्तार में रुकावट बन जाएगी। इसलिए उनके साथ किसी तरह का विवाद मोल न लेते हुए शांतिपूर्ण समाधान की तलाश राजा रणजीत सिंह भी, और इसका अंतिम रूप से परिणाम निकल करके आता है अमृतसर की संधि के रूप में। लेकिन अमृतसर की संधि तक पहुंचने से पहले, जैसा मैंने बताया, दो चीजें यहां पर ध्यान रखिएगा। पहली चीज ये बेटा कि रणजीत सिंह का साम्राज्य विस्तार साम्राज्य विस्तार अंग्रेजों की चिंता का कारण बना हुआ था। चिंता का कारण बना हुआ था। विशेषकर विशेषकर उनकी अमृतसर विजय के बाद से, उनकी अमृतसर विजय के बाद अंग्रेजों का अपने हितों के लिए चिंतित होना, अपने हितों के लिए चिंतित होना स्वाभाविक था। चिंतित होना स्वाभाविक था। ठीक है बच्चों। और ऐसे में अंग्रेज क्या करते बच्चों? तो स्वाभाविक है अंग्रेज उन्हें रोकने की कोशिश करते, लेकिन अब जब उन्हें ये बात समझ में आ गई रणजीत सिंह को कि मेरे विस्तार से ये अपने आप को इनसिक्योर फील कर रहे हैं, असहज और असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, तो ये सही मौका था अपनी मांग करने का। और अपनी मांग क्या की उन्होंने? राजा रणजीत सिंह ने राजा रणजीत सिंह ने अंग्रेजों के समक्ष अंग्रेजों के समक्ष स्वयं को सिखों का सार्वभौमिक राजा सिखों का सार्वभौम राजा स्वीकार करने की मांग रखी। स्वीकार करने की मांग रखी। ठीक है। और क्या अंग्रेज इस शर्त को मान सकते थे? जी नहीं, अंग्रेजों ने इसे मानने से क्या किया? साफ इनकार कर दिया। यानी उन्होंने साफ ये स्पष्ट कर दिया कि भाई हम आपको सिखों के सार्वभौम राजा के रूप में स्वीकार नहीं कर पाएंगे। लेकिन इसको क्या किया उन्होंने? अंग्रेजों ने इसे अस्वीकार कर दिया। अंग्रेजों ने इसे अस्वीकार कर दिया। समझ में आ गई बात? ये पॉइंट क्लियर हो गया आपका? अब जैसा मैंने आपको बताया कि इसके बाद की कंडीशन यही बचती है कि रणजीत सिंह भी अंग्रेजों की नीतियों से परिचित थे और वो ये समझ रहे थे कि अगर मैं ऐसी मांग कर रहा हूं और उनको लग रहा है कि वो हमारी वजह से इनसिक्योर हो रहे हैं, तो फिर वो मुझे भी परेशान करेंगे, मुझे भी समस्याएं मेरे रास्ते में खड़ी करने की कोशिश करेंगे, जैसा कि अंग्रेज जाने जाते थे अपनी इस नीति के लिए। तो दोस्तों, इसी के बाद राज्य की सुरक्षा के लिए क्या किया गया? महाराजा रणजीत सिंह द्वारा अपने राज्य की सुरक्षा के लिए अंग्रेजों के साथ संधि की शर्तों पर सहमति
दे दी गई। अंततः रणजीत सिंह ने अपने राज्य की सुरक्षा, को ध्यान में रखते हुए अंग्रेजों की समस्या को और न बढ़ाने का प्रयास किया, रखते हुए स्वयं को अंग्रेजों के लिए समस्या का कारण न बनने की, न बनने देने के खातिर संधि पर सहमति जताई। ठीक है बच्चों, तो यहां पर उन्होंने जो अप्रूवल दे दिया या जिस चीज को उन्होंने स्वीकार कर लिया वो चीज संधि थी। और वो संधि थी बच्चों अमृतसर की संधि। कौन सी संधि? वो संधि थी भैया अमृतसर की संधि, जो 25 अप्रैल सन 1809 को हुई थी। अमृतसर की संधि। ठीक है, कब की है बेटा? ये संधि है 25 अप्रैल। वर्ष क्या था? 25 अप्रैल था, तारीख थी, और वर्ष था दोस्तों 1809 का। ठीक है, ये संधि जो है उस समय हुई, और इस संधि में जो शर्तें तय हुई वो शर्तें बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती हैं, खासकर सिखों के लिए भी, यानी महाराजा रणजीत सिंह के लिए भी और अंग्रेजों के लिए भी, दोनों स्तरों पर। दोस्तों इस संधि को जो नाम दिया गया वो मैं आपको बता देता हूं। इस संधि को अंग्रेजों ने निरंतर मित्रता की संधि कहा। अंग्रेजों द्वारा निरंतर मित्रता की संधि कहा गया। ठीक है बच्चे, क्या कहा गया इस संधि को? तो इस संधि को राजा रणजीत सिंह द्वारा या अंग्रेजों द्वारा निरंतर मित्रता की संधि कहा गया। और इसमें जो एक फाइनल डिसीजन हुआ वो ये हुआ कि महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की सीमाओं को निर्धारित कर दिया गया और उनसे यह अपेक्षा की जाने लगी कि उस सीमा के बाहर वो अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए किसी भी प्रकार के सैन्य अभियान का संचालन नहीं करेंगे। और इस रूप में जो सबसे महत्वपूर्ण काम हुआ वो ये था दोस्तों कि जो सतलज नदी थी, ध्यान दीजिएगा, कौन सी नदी भैया? सतलज नदी थी। और सतलज नदी को सिख साम्राज्य की पूर्वी सीमा, सिख साम्राज्य की पूर्वी सीमा निर्धारित किया। ठीक है बच्चों, कौन सी सीमा माना गया इसे? तो इसे सिख साम्राज्य की पूर्वी सीमा माना गया, सतलज नदी को। ठीक है, और दूसरी बात कि यहां एक मौका अभी भी राजा रणजीत सिंह के पास था, और वो मौका था दोस्तों, अगर पूर्वी सीमा निर्धारित कर दी गई उनके राज्य की, तो फिर अब उनके पास विस्तार करने के लिए जो मौके थे वो सिर्फ पश्चिम में थे।
कहां पर थे भैया? तो विस्तार के जो मौके थे राजा रणजीत सिंह के पास, वो सिर्फ पश्चिम में थे बेटा। तो यह ध्यान रखने वाली बात है, और ये दोनों ही क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ध्यान रखिएगा। कह सकते हैं कि सतलज नदी को उनके राज्य की पूर्वी सीमा के तौर पर निर्धारित कर दिया गया, ठीक। लेकिन पश्चिम की ओर विस्तार की संभावनाएं, पश्चिम की ओर विस्तार की संभावनाएं अभी भी बनी हुई थी, अभी भी बनी हुई थी। और दोस्तों, रणजीत सिंह ने इस मौके का फायदा उठाया, और यह फायदा उन्होंने कैसे उठाया कि उन्होंने अब पश्चिम की ओर अपना विस्तार करते हुए दोस्तों मुल्तान, कश्मीर और पेशावर, ये तीन इलाके याद रखिएगा। मुल्तान, कश्मीर और पेशावर, तीनों पर उन्होंने अधिकार कर लिया। कहां कहां? मुल्तान, कश्मीर और पेशावर, तीनों इलाकों पर अधिकार कर लिया, ठीक है। बनी हुई थी। इसका प्रयोग करते हुए, इसका प्रयोग करते हुए उन्होंने मुल्तान, कश्मीर और पेशावर पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। नियंत्रण स्थापित कर लिया। इतनी बातें यहां पर हमारे आपके सामने आ गई, और ये चीजें यहां तक बच्चों क्लियर हो जाती है, ठीक है। अब देखो, यहां तक जब उन्होंने पश्चिम की ओर अपना विस्तार किया, तो फिर अब चिंता जिनके लिए बढ़ने लगी वो थी उस क्षेत्र, यानी कि ऑक्सस के पीछे के इलाके, यानी कि जहां मुल्तान तक वो पहुंच गए दोस्तों, पेशावर तक पहुंच गए। आप समझ सकते हैं कि उसी दौरान अफगान शासक शाह शुजा का यहां नाम मिलता है। और शाह शुजा जो था दोस्तों, ये अहमद शाह अब्दाली का उत्तराधिकारी था। वो अब अपनी असुरक्षा की वजह से चिंता में आ गया। उसे लगा कि कहीं अब ये हमारे ऊपर हमला न कर दें, और इस वजह से चूंकि पश्चिम में विस्तार के सारे विकल्प उनके लिए खुले हुए थे, और राजा रणजीत सिंह बहुत समझदारी के साथ सधे हुए कदमों से पश्चिम की ओर अपने विजय अभियान को जारी रखे हुए थे, तो अफगानों का चिंतित होना लाजमी था। और ऐसे में अहमद शाह अब्दाली के उत्तराधिकारी और शाह शुजा जिसे नाम देते हैं हम लोग, उसका चिंतित होना एक और घटना का कारण बना, और वो ये थी कि अब वो अपने स्तर पर राजा रणजीत सिंह की खुशामद में लग गया, यानी उनके साथ अपने संबंधों को और बेहतर बनाने की कोशिश करने लगा। और इस संबंध को बेहतर बनाने के चक्कर में उन्होंने, यानी कि शाह शुजा ने दोस्तों, राजा रणजीत सिंह को वो बेशकीमती हीरा भेंट किया तोहफे में, जिसे हम कोहिनूर के नाम से जानते। आपको ये पहले बताया जा चुका है कि जब नादिर शाह का हमला हुआ था, मोहम्मद शाह रंगीला मुगल शासक के तौर पर सत्ता में मौजूद था। उस समय जो है दोस्तों, सॉरी, उस समय नादिर शाह ने मोहम्मद शाह से जो लूटपाट की थी उस युद्ध के बाद से, उस लूटपाट में वो बहुत सारा धन लेकर गया था, और उसमें से एक और हीरा जो बेशकीमती था, कोहिनूर हीरा, कहते हैं कि उस वक्त जब इसे लूटा गया था दोस्तों, उसकी जो कीमत थी वो पूरी दुनिया के 2.5 दिन के खर्च के बराबर थी। का मतलब है कि आप उसकी कीमत का अंदाजा लगा सकते हैं। और इस तरह से शाहसुजा से राजा रणजीत सिंह को वो हीरा भेंट में मिला, उपहार में मिला। तो वो बात भी हमें यहां पर मेंशन कर लेनी चाहिए। दूसरी तरफ रणजीत सिंह के पश्चिमी विजय अभियानों से, रणजीत सिंह के
पश्चिमी विजय अभियानों ने क्या किया बच्चों? अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली के उत्तराधिकारी के उत्तराधिकारी उसका भी नाम आपसे पूछा जाता है दोस्तों, तो उसका नाम भी शाह सुजा था। ठीक है, उत्तराधिकारी शाह सुजा की चिंताओं को बढ़ा दिया। चिंताओं को बढ़ा दिया। ठीक, और तब उसने क्या किया भैया? परिणाम स्वरूप शाह शुजा ने रणजीत सिंह के साथ राजा रणजीत सिंह के साथ अपने संबंधों को सुधारने तथा किसी भी हमले की आशंका को समाप्त करने के लिए, ठीक है, आशंका को समाप्त करने के लिए उसने रणजीत सिंह को प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा भेंट किया। प्रसिद्ध कोह-ए-नूर हीरा और दोस्तों ये हीरा वैसे तो रणजीत सिंह के पास या उनके परिवार के पास अंतिम समय तक बना रहा, जब तक कि लॉर्ड डलहौजी ने यह हीरा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी दिलीप सिंह से वापस नहीं ले लिया या हासिल नहीं कर। और तब से लेकर आज तक दोस्तों ये हीरा उन्हीं अंग्रेजों के पास मौजूद है और ब्रिटिश मुकुट की शोभा बढ़ा रहा है और साथ ही साथ ब्रिटिश म्यूजियम में भी प्रदर्शनी के लिए उसका एक हिस्सा रखा गया है। तो आप समझ सकते हैं कि ये हीरा अंग्रेजों तक कैसे पहुंचा या फिर महाराजा रणजीत सिंह। देखिए इस हीरे का भी अपना एक इतिहास है बच्चों, हालांकि वो अभी यहाँ विमर्श का विषय नहीं है, चर्चा का विषय नहीं है, लेकिन आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि कहीं कहीं ये बातें कही जाती हैं। एक प्रसिद्ध इतिहासकार है विलियम डेलरिम्पल। तो विलियम डेलरिम्पल ने दोस्तों जिस हीरे की हम लोग बात कर रहे हैं कोहिनूर, उस पर इसी नाम से एक बुक लिखी है और उसमें वो इस बात का उदाहरण देते हैं, इस प्रसंग का जिक्र करते हैं कि ये वही प्रसिद्ध श्यामांतक मणि हो सकती है जिसे लेकर के कृष्ण और जामवंत के बीच 6 महीनों तक युद्ध चल। ठीक है, तो अब ये तो एक हमारी ऐतिहासिक कहानी है, एक धार्मिक कहानी है, हमारी पौराणिक कथा के तौर पर इसे देखा जाता है। लेकिन अब इसमें कितनी सच्चाई है इस बात की परीक्षण करने की हमारे आपके पास कोई भी संभावना नहीं है, कोई भी ऐसा हमारे पास साधन नहीं है कि हम इस कथन, इस स्टेटमेंट की प्रामाणिकता को परिभाषित करें। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहां तक हमारी चर्चा क्लियर हो जाती है। अब देखिए 2 बातें और हमारे पास आ गई। यहां पर हमें थोड़ी सी चर्चा कर लेनी है
रणजीत सिंह के प्रशासनिक कुशलता की, है ना। अगर महाराजा रणजीत सिंह की बात की जाए दोस्तों व्यक्तिगत रूप से, तो महाराजा रणजीत सिंह धार्मिक भेदभाव से बहुत ऊपर थे और उनके दरबार में जितनी संख्या या जिस स्तर पर हिंदू अधिकारी थे, उसी स्तर पर मुस्लिम अधिकारी भी उनके दरबार में काम करते थे। यहां पर हम लोग फकीर अजीजुद्दीन और दीवान दीनानाथ दोनों लोगों का नाम ले सकते हैं। फकीर अजीजुद्दीन और दीवान दीनानाथ दोनों एक हिंदू संप्रदाय से और एक मुस्लिम संप्रदाय से, लेकिन ये दोनों लोग जो थे ये राजा रणजीत सिंह के विश्वासपात मंत्री हुआ करते। इसके अलावा दोस्तों नेपोलियन बोनापार्ट का छोटा संस्करण जिस व्यक्ति को हम लोग कहते हैं, वैसे तो 27 जून सन 1839 को उन राजा रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई। और मृत्यु के कारणों की बात की जाए दोस्तों, तो उनकी मृत्यु के सबसे बड़े कारण के तौर पर उनका बहुत अधिक नशा करना यानी शराब वगैरह का सेवन करना ये सबसे बड़ा कारण था। जीवन के अंतिम समय में उनका शरीर पैरालाइज भी हो गया था और पैरालिसिस में ही उनकी डेथ हो गई। लेकिन अब आप समझ सकते हैं कि उनकी मृत्यु के बाद जो है दोस्तों, उनकी कुल 7 पत्नियों का जिक्र मिलता है, जिसमें से सबसे छोटी जो पत्नी थी, उस सबसे छोटी पत्नी का नाम था रानी जिंदन। और रानी जिंदन, क्योंकि उनकी सारी पत्नियां उनकी मृत्यु के बाद सती हुई, ऐसा विवरण मिलता है। लेकिन रानी जिंदन जो थी वो अंडर एज थी, काफी छोटी थी, कम उम्र की थी और साथ ही साथ गर्भवती भी थी। और इस कारण से उन्हीं की एक विश्वास पात्र मंत्री, जिनका नाम हम लोगों ने दीनानाथ के रूप में देखा है, उन्हीं के प्रयासों से रानी जिंदन को सती होने से बचा लिया गया और रानी जिंदन ही उत्तराधिकारी बनी दोस्तों आगे चल करके एक ऐसे उत्तराधिकारी की मां की, जिसे हम दलीप सिंह के नाम से जानते हैं। लेकिन यहां एक कंडीशन और हुई। जब 27 जून 1839 को रणजीत सिंह की मृत्यु हुई दोस्तों, तो उनका एक बड़ा बेटा एक अधिकारी कह सकते हैं, बेटा तो बाद में आएगा, शेर सिंह, खड़क सिंह ने सत्ता हासिल कर। खड़क सिंह जो है दोस्तों सत्ता में आया जरूर, लेकिन सन 1840 में ही उसकी मृत्यु हो गई। 1840 में खड़क सिंह की डेथ होने के बाद, ध्यान दीजिएगा, उसकी जब मृत्यु हुई दोस्तों, तो उस समय रणजीत सिंह के पुत्र, बड़े पुत्र कहेंगे हम उसे, जिसका नाम था शेर सिंह। शेर सिंह ने जो है दोस्तों खालसा सेना की सहायता से अपने आप को अगला उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। लेकिन उसके सत्ता में रहने के दौरान ही आप ये कह सकते हैं कि वो सिख राज्य को संगठित रखने में सफल नहीं। परिणाम ये हुआ दोस्तों कि सिख राज्य जब संगठित नहीं रह पाया, तो उस समय रानी जिंदन का नाम हम लोगों ने अभी लिया था। रानी जिंदन जिन्होंने 1843 में 1843 में दोस्तों अपने बेटे दिलीप सिंह, जिसकी उम्र सिर्फ उस समय 5 वर्ष थी, सिर्फ 5 वर्ष के दिलीप सिंह को अगला उत्तराधिकारी घोषित कर लिया और अपने आप को उसका संरक्षक या यूं कहिए कि अपनी संरक्षिका के तौर पर अपने आप को उसने घोषित कर दिया। और एक बड़ा कारण यहां पर और हुआ, क्योंकि दिलीप सिंह अब उत्तराधिकारी घोषित हो गया था, तो ऐसे में अब दलीप सिंह के प्रति पूरे सिख साम्राज्य की सभी मिसलों के और जितने भी सिख अधिकारी थे, लोग थे उस धर्म के जुड़े हुए, उस पंथ से जुड़े हुए, सिख पंथ से, वो सब लोगों की जो निष्ठा थी वो राजा के प्रति थी, यानी दलीप सिंह के प्रति उनकी निष्ठा निश्चित तौर पर समर्पित थी। और इसका परिणाम ये हुआ बच्चों की खालसा सेना, जिसके बारे में मैंने पीछे जिक्र किया, खालसा सेना ने उसके संरक्षण की खातिर, किसके, दलीप सिंह के संरक्षण की खातिर दोस्तों, खालसा सेना ने जो है उस समय अंग्रेजों के साथ टकराव को अंजाम दिया। यानी अंग्रेजों के साथ टकराव का एक बहुत बड़ा कारण सिखों का रानी जिंदन की वो स्ट्रेटजी रही, जहां उन्होंने अपने बेटे दिलीप सिंह को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया और अपने आप को संरक्षक। और अब उसकी सुरक्षा सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी आपके खालसा पंथ की। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, खालसा सेना के बारे में कुछ और बातें करते हैं हम लोग। तो यहां तक तो बातें स्पष्ट हो गई बच्चों, ठीक है। यानी प्रसिद्ध कौन सा हीरा प्राप्त किया उन्होंने, तो प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा उन्होंने प्राप्त किया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, जैसा मैंने कहा कि व्यक्तिगत चरित्र की बात करें, अगर उनका चरित्र कैसा था, उनका कैरेक्टर कैसा था, तो रणजीत सिंह धार्मिक भेदभाव से परे व्यक्ति थे। धार्मिक भेदभाव से
बड़े व्यक्ति थे और उन्होंने दोनों धर्मों को पर्याप्त सम्मान और संरक्षण प्रदान किया। धर्मों को सम्मान और संरक्षण प्रदान किया। दो लोगों का नाम मैंने आपको बताया, दोनों का नाम मैं स्पष्ट कर देता हूं। एक थे आपके फकीर अजीजुद्दीन और एक थे दीवान दीनानाथ। ठीक है, पहला नाम किसका है बच्चों? फकीर अजीजुद्दीन और दूसरे थे दीवान दीनानाथ। ये दोनों क्या थे बेटा? तो ये दोनों ही रणजीत सिंह के विश्वास पात्र मंत्री। ठीक है, दूसरी चीज देखते हैं अब इनके प्रशासनिक व्यवस्था की अगर बात की जाए दोस्तों, तो राजा रणजीत सिंह का जो राज्य था, ध्यान दीजिएगा, इनका जो राज्य था, अपने राज्य को इन्होंने 4 प्रांतों में बांट रखा था। कितने प्रांतों में बेटा? तो 4 प्रांतों में उनका राज्य जो है वो बटा हुआ था। और उन 4 प्रांतों में एक लाहौर था, एक आपका कश्मीर था, एक पेशावर था और एक मुल्तान था। 4 प्रांत कौन कौन से? लाहौर, कश्मीर, मुल्तान और चौथा है आपका पेशावर। ये 4 प्रांत रणजीत सिंह के अधीन थे। इन चारों प्रांतों का जो प्रबंधन किया जाता था दोस्तों, ये प्रबंधन किया जाता था नाजिम के द्वारा। इसके द्वारा ये प्रबंधन किया जाता था नाजिम के द्वारा। प्रबंधन किया जाता था, तो इसका मैनेजमेंट देखने वाला, चारों प्रांतों का जो मैनेजमेंट देखता था, उस अधिकारी को क्या कहते थे? उसे नाजिम का नाम दिया गया। ठीक है, लेकिन नाजिम जो होता था दोस्तों, वो 2 तरह के मामले देखता था, नागरिक प्रशासन और सैन्य प्रशासन। 2 तरह के कौन से मामले? तो ये एक तो नागरिक प्रशासन देखता था और दूसरा सैन्य प्रशासन की देखरेख का जिम्मा भी इसी के पास था। तो आपके मन में एक बात जरूर आनी चाहिए कि भाई अगर ये दोनों मामले देख रहा है, तो फिर रेवेन्यू से रिलेटेड मामले कौन देखता था? राजस्व से रिलेटेड मामलों की देखरेख कौन करता था उस समय? फिर ये प्रश्न आपके मन में जरूर आ रहा होगा। तो याद रखिए, लगान वसूलने की जो जिम्मेदारी थी बच्चों, वो पटवार, कानूनगो या सरदार की हुआ करती थी। ठीक है, किसकी? लगान वसूलने की जिम्मेदारी लगान वसूलने की जिम्मेदारी किसकी थी बेटा? पटवारी, कानूनगो या फिर सरदार, इनकी होती, केवल इन्हीं तीनों। समझ में आ रही बात? इसकी बात कहा हमने, पटवारी की बात हुई, कानूनगो की बात हुई और सरदार की बात हुई। ठीक, और जो रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता था बच्चों, रेवेन्यू जो था वो माल गुजारी था। और ये जो था माल गुजारी 1/3 से 1/5 के बीच, ये रेवेन्यू दर थी जो वसूली जाती थी, राजस्व वसूला जाता था इस। ठीक है, एक बात और, यहां पर उनकी सेना का मैंने जिक्र आपसे किया था, तो याद रखिएगा,
प्रसिद्ध इतिहासकार हैं जिनका नाम है बच्चों हंटर। ठीक है, प्रसिद्ध इतिहासकार हंटर द्वारा इतिहासकार हंटर द्वारा राजा रणजीत सिंह की सेना की तुलना ओलिवर क्रॉमवेल के आयरन साइड से की गई। ठीक है, और इनका एक नाम और मैंने क्या बताया था बच्चों, इनका एक नाम मैंने आपको बता रखा है, इन्हें नेपोलियन बोनापार्ट का छोटा संस्करण भी कहा जाता है। छोटा संस्करण भी कहा जाता है। ठीक है, तो यहां तक सारी बातें हमारी आपकी क्लियर हो गई। अब सिर्फ दो बातें यहां पर रह गई बच्चों। 27 जून 1839 की वो डेट जब डेथ हो गई थी राजा रणजीत सिंह की, तो याद रखिएगा 27 जून 1839 को रणजीत सिंह की ठीक है, 27 जून 1839 को क्या हुआ बच्चों, रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई। और इसके तुरंत बाद जो है खड़क सिंह ने क्या किया, सत्ता पर नियंत्रण कर लिया। खड़क सिंह द्वारा खड़क सिंह द्वारा सत्ता पर नियंत्रण, लेकिन ठीक अगले ही वर्ष यानी 1840 में खड़क सिंह की डेथ हो जाती है। द्वारा सत्ता पर नियंत्रण, लेकिन 1840 में मृत्यु हो गई। और जब इसकी मृत्यु हुई तो यह मौका किसको मिला बच्चों, अब यह मौका मिला उनके बड़े बेटे शेर सिंह। बड़े पुत्र शेर सिंह ने खालसा सेना की सहायता से सत्ता पर नियंत्रण कर लिया या सत्ता पर अधिकार कर लिया। ये वही बातें जो मैंने अभी आपसे डिस्कस करी हैं, वही सारी बातें हैं। ठीक है, सत्ता पर क्या किया बेटा, इन्होंने अधिकार कर लिया। और जब इन्होंने सत्ता पर अधिकार किया तो ये बात दोस्तों बुरी लगी किसे, रानी जिंदन को। किसे बुरा लगा, ये रानी जिंदन को बुरा लगा। और फाइनली 1843 में 1843 में हम बात कर रहे हैं, 1843 में क्या हुआ बेटा, 1843 में रानी जिंदन ने, ध्यान रखिएगा, रानी जिंदन, ठीक है, ने अपने 5 वर्षीय पुत्र
क्या नाम था उसका बेटा? उसका नाम था दलीप सिंह। ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं कि मैंने गलत लिखा है, दिलीप सिंह नहीं है, दलीप सिंह है। ठीक है, तो लिखना हो तो आप दिलीप लिख सकते हो, मैं नहीं कहूंगा कुछ। ठीक है, ऐसे लिख सकते हो। दिलीप सिंह को अगला उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। उत्तराधिकारी घोषित कर दिया और स्वयं को उसकी संरक्षिका, स्वयं को उसकी संरक्षिका। अब यहां मैंने वो बातें नहीं लिखी हैं कि सती हो गई, उनकी 7 पत्नियां ये बच गई, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ये एक अंडरस्टूड पॉइंट है और आपको ये बात याद रहनी चाहिए। ठीक है, क्लियर हो गई बात यहां पे? तो अब ध्यान रखिएगा दोस्तों कि खालसा सेना जो थी उस समय अंग्रेजों से अगर टकराई तो इसकी सबसे बड़ी वजह यही थी कि खालसा सेना जो थी वो आजादी छीनने के डर की वजह से इनसिक्योर थी। ठीक है, और जैसा मैंने कहा कि उस समय अगर अंग्रेज और खालसा सेना यानी सिख आमने सामने आ गए तो इसकी सबसे बड़ी वजह रानी जिंदन को ही माना जा सकता है। याद रखिएगा, लिख सकते हैं अगले पॉइंट में कि रानी जिंदन की इस कूटनीतिक चाल ने इस कूटनीतिक चाल ने अंग्रेजों को भी सतर्क कर दिया। अब जब अंग्रेजों को सतर्क कर दिया तो इसका मतलब क्या है बच्चों? मतलब यहां पर यह है कि अंग्रेज अब जो सतलज नदी को रणजीत सिंह की पूर्वी सीमा माना गया था, उन्होंने उस सतलज नदी के किनारे डेरा डालना स्टार्ट कर दिया। और जब सतलज नदी के किनारे अपनी सेना डिप्लॉय की उन्होंने उसके पूर्वी तट पर, तो आप समझ सकते हैं इस घटना ने सिखों को क्या महसूस कराया होगा। दोस्तों, सिख जो थे वो अपनी आजादी छीनने के डर से खालसा सेना जो थी उस समय वो युद्ध का निर्णय लेने के लिए मजबूर हो गई थी। और आखिरकार 1845-46 में 1845-46 में प्रथम आंग्ल सिख युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार हो गई। ठीक है, एक बात और जो मैंने आपको बताना है वो ये बच्चों कि जब इस युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार हुई तभी मैंने आपसे कहा कि सिख जो थे या फिर जो खालसा सेना थी, सेना सतलज के पूर्वी तट पर अंग्रेजी सेना के जमावड़े से जमावड़े से अपनी स्वतंत्रता को छीनने, अपनी स्वतंत्रता के छीनने की आशंका से ग्रसित थी। आशंका से ग्रसित थी और उसने युद्ध लड़ने का फैसला किया। युद्ध लड़ने का
फैसला किया। ठीक है, यहां तक सब कुछ फाइनल है दोस्तों। अब यहां कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, लेकिन एक डेट याद रखिएगा, लॉर्ड हार्डिंग उस समय जो था वो वायसरॉय था, और 13 दिसंबर सन 1845 को उसने सिखों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। फाइनली लॉर्ड हार्डिंग ने 13 दिसंबर 1845 को सिखों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। ठीक है, और हम सब लोग इस बात से परिचित हैं दोस्तों कि 20 फरवरी 1846 का जो दिन था, यह दिन लाल सिंह और तेज सिंह जैसे देशद्रोहियों की बदौलत सिखों के लिए हार का दिन बन गया, और सेना ने जो थी वो लाहौर पर अधिकार कर लिया, और इसी के साथ सिख साम्राज्य के विस्तार का जो क्रम था वो समाप्त। ठीक है, तो फाइनली ये बात याद रखिएगा, 20 फरवरी सन 1866, बहुत सॉरी 46, लंबा युद्ध रहा, अंततः 20 फरवरी 1846 को लाल सिंह और तेज सिंह और तेज सिंह के धोखे के कारण ब्रिटिश सेना ने लाहौर पर नियंत्रण कर। ठीक है, अधिकार कर लिया। और इसी के साथ दोस्तों हमारा सिखों का और अंग्रेजों के बीच का यह संघर्ष क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो बने रहिए जियोपोल आईएएस की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हमारी अगली मुलाकात तक के लिए। हम लोग फिर से किसी नए टॉपिक पर उस समय की समकालीन परिस्थितियों और भारतीय इतिहास में आने वाले बदलावों और उस पर पड़ने वाले प्रभावों का एक विश्लेषणात्मक अध्ययन करेंगे। और इस विश्लेषणात्मक अध्ययन के लिए, जैसा मैंने कहा, मैं यानी अभिनव श्रीवास्तव जियोपोल आईएएस की इस मंच पर आपसे फिर मिलूंगा। तब तक के लिए दोस्तों